बताइए वो चिट्ठी कहाँ है? गंगारी समुदाय और हमारा जो दूसरा जो प्रताप नगर में इन दोनों समुदाय को केंद्र ओबीसी में शामिल करने के लिए एक भी चिट्ठी अगर इन्होंने लिखी हो तो हम उनके साथ हैं। एक भी चिट्ठी काम तो छोड़ो। धन्यवाद बोल रहा हूँ। इस कंडीश्वर की घाटी माटी को नमन करते हुए, इस घाटी माटी को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोगों ने जोश दिखाया है, जिस प्रकार से आप लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया है, मैं उसको हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इस जोश देखकर वास्तव में लगता है कि जो ये लड़ाई है ये वास्तव में सही की लड़ाई है। आज इस चुनाव से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, और आज ये चुनाव इस उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए है। आज ये चुनाव नहीं है, आज ये आंदोलन है, और हमारी ये कोशिश है कि ये आंदोलन हर घर तक पहुंच सके, हर अभिभावक तक ये आंदोलन पहुंच सके, हर युवक तक ये आंदोलन पहुंच सके। क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं के लिए इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, उनकी कोई रोजगार नीति नहीं है, कभी 4 साल में वैकेंसी निकाल देते हैं, कभी साल में 2 बार निकाल देते हैं, कोई विजन नहीं है, कोई रोजगार नीति नहीं है, कब क्या होना है। इस पहाड़ को अनाथों की तरह हमारी सरकारों ने छोड़ दिया है। आज अगर पहाड़ में विकास के नाम पर अगर बिल्डिंगें बन रही है, तो बिल्डिंग अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो उस स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है। वो बिल्डिंग अगर अस्पताल के नाम पर बन रही है, उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है। आज ये स्थिति इस उत्तराखंड की है। जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए 42 शहादतें हुई, कई आंदोलनकारी जेल गए, जिन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई। आज उस उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। जिस अवधारणा को लेकर, जिस परिकल्पना को लेकर इस राज्य का गठन हुआ, आज तो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं देती है। आज हम उन 42 शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, क्योंकि उनका विजन था, उन्होंने अगर अपने प्राण निछावर किए इस प्रदेश के लिए, तो उनकी एक सोच थी, ये उत्तराखंड बनेगा, लखनऊ बहुत दूर हो रहा है, वहां से पहाड़ का विकास नहीं हो पा रहा है। ये उत्तराखंड बनेगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या मिला? क्या मिला? उन्होंने सोचा था कि ये उत्तराखंड बनेगा, यहाँ पर पलायन रुकेगा, क्या रुका? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आज कि जिस प्रकार से रोजगार की जो बात हुई थी, एनडीए सरकार, जो एनडी तिवारी की जो सरकार थी, उस दौरान एक जीवो यहाँ पर बना था कि यहाँ जितने निजी संस्थान होंगे या जो प्राइवेट सेक्टर होगा, वहां पर यहाँ के युवाओं को 70% रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। पर आज मैं समझता हूँ कि आप सेना को इससे शुरू कर दीजिए, पूरे देहरादून आईटी पार्क से हरिद्वार तक, और जो और परियोजनाएं जो उत्तराखंड के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उसमें आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, 70% युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज हमारी ये लड़ाई है। हमने वर्षों से सड़कों पर रहकर रोजगार की लड़ाई लड़ी है। हमने वर्षों से इस उत्तराखंड में पारदर्शी सिस्टम लाने की लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और आज लड़ाई यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य की और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की लड़ाई हमें लड़नी है। आज जिस प्रकार से हम 14 विधानसभाओं का भ्रमण करके आए हैं, और कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच हम जोश देख रहे हैं, जो एक भावना देख रहे हैं कि उनके अंदर बदलाव की भावना है, लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। आज जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने जो प्रत्याशी दिए हैं, आज उनके खुद के कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों से नाखुश है, और वो खुलकर कह रहे हैं, कई लोगों ने तो इस्तीफे पर इस्तीफे दिए और हमारे समर्थन में खड़े हुए। आज उनके पार्टी के लोग ये खुद महसूस कर रहे हैं, या ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, ये चुनाव आज आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच हो रहा है। और ये वही राजशाही है जिस राजशाही ने श्रीदेव सुमन जैसी विचारधारा की हत्या की है। ये वही राजशाही है जिन्होंने तिलारी मैदान में हमारे निहत्ते लोगों पर गोलियों की बौछार की है। आज इस राजशाही को जवाब देना पड़ेगा, और ये जनता जवाब देगी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अस्तित्व और अस्मिता की ये लड़ाई है। इस प्रदेश के भीतर यहाँ की प्रकृति और संस्कृति बचाने की ये लड़ाई है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आप सबने देखा होगा, पहले हमारे अधिकार कुछ और होते थे, आजकल हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। उन लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है
ये हिमालय पुत्र है जिन्होंने इस हिमालय को बचा कर रखा है, जिन्होंने इन पहाड़ को बचा कर रखा है, जिन्होंने इन नदियों को बचा कर रखा है। आज उनके अधिकारों को सीमित कर दिया है। आज उनके अधिकार उनके पास नहीं रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो पिछले डेढ़ दो माह पहले चमोली की घटना को याद कर लीजिए। हमारी कुछ माताएं घास लेने जंगल में जाती है और वहां जब घास लेकर आती है तो वन विभाग की टीम उन्हें रोकती है और उनका चालान कर देती है, कहती है कि आपका अधिकार इस घास में नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, इसका संरक्षण हमारे पूर्वजों ने करके आ रहे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भी हमें अपने अधिकारों के लिए पूछना पड़ेगा? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, ये बड़ा खतरा होने वाला है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन को ना देखिए, वो दिन दूर नहीं है जब ये पहाड़ के पहाड़, इसके टेंडर लगेंगे, कंपनी कहीं बाहर से आएगी और इस घास का टेंडर लग जाएगा। आप घास लेने जाओगे तो दोनों को परमिशन लेनी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं है जब ये नदी बह रही है, इस नदी का टेंडर बाहर लग जाएगा और बोलोगे कि आप अपने खेतों के लिए अगर सींचने के लिए पानी ले जा रहे हो, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इस दिन को ना देखें, इसलिए बदलाव का समय है, बदलाव करना जरूरी है। बदलाव समय की मांग है और ये करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा 3 बार की सांसद कितने दिन आपके क्षेत्र में आई? 3 कार्यकाल में मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर 3 कार्यकाल के दौरान उन्होंने 100 दिन क्षेत्र में बिताए होंगे तो मैं मान जाऊंगा, पर नहीं बिताए। इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए जो पैसा सांसद निधि के रूप में आता है, उस पैसे को भी लैप्स करके उन्होंने वापस भेजा है। जो पैसा यहाँ के अस्पतालों में लग सकता था, इन अस्पतालों की स्थिति सुधर सकती थी, जो यहाँ स्कूलों में लग सकता था, इन स्कूलों की स्थिति सुधर सकती थी, जो यहाँ की सड़कों के लिए लग सकता था या यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए लग सकता था, वो पैसा वापस भेजकर उन्होंने अपना नाम बड़ा किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप लोगों के बीच कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशी आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, घोषणाएं भी करेंगे, पर हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल का चुनाव के दौरान जो जो घोषणाएं हुई है, उन घोषणाओं पर 99% घोषणाओं पर काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस प्रलोभन में ना आए। आप लोगों को बात करनी पड़ेगी योग्यता और अयोग्यता की। आप लोगों को बात करनी पड़ेगी कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे बीच रहकर हमारे लिए लड़ सकता है, ये बात आप लोगों को करनी पड़ेगी। हम इतना कह सकते हैं कि जिस ईमानदारी और कर्मठता के साथ 5-7 वर्षों से जो सड़कों पर संघर्ष किया है, उस ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ संघर्ष किया जाएगा, आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया जाएगा। अभी चुनाव तो 5-7 दिन में निपट जाएंगे, ये चुनाव तक का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता बहुत बड़ा होने वाला है, लंबा होने वाला है। आज इस 26 वर्ष के युवा को यदि आप लोग मजबूत करते हैं, आप लोग संसद के अंदर भेजते हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि 26 वर्ष का युवा 26 वर्ष से लेकर 60-65 साल तक आप लोगों को बीच रहकर आप लोगों के लिए काम करेगा। आज इस समय बदलाव का है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के भीतर जिस प्रकार से इस प्रदेश को सैनिक बहुल्य प्रदेश कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ उत्तराखंड में हर घर से एक फौजी होता है, पर जिस प्रकार से इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस प्रकार से हमारे इन युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया गया, जिस युवा का सपना था कि मैं देश की सरहद पर जाकर इस देश की सुरक्षा करूंगा, उस युवा के सपने को चकनाचूर करने का काम किया तो अग्निवीर योजना लाकर किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उन युवाओं को, उस समय तो उन युवा सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया, और उन युवाओं को दबाया गया पुलिस की लाठी के डर से, मुकदमों के डर से, जेल की डर से उन युवाओं को डराया गया। पर आज डरने की जरूरत नहीं है कि लोकतांत्रिक पर्व है। आज उन युवा और उनके अभिभावकों को अग्निवीर योजना के विरोध में वोट की चोट करने की जरूरत है। हमारे कई कर्मचारी साथी हमें सुन रहे होंगे, हो सकता है यहाँ पर भी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम खुद तैयारी करके निकले हैं, हम भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। हम समझ सकते हैं कि एक युवा सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ता है, सिर्फ ये लक्ष्य लेकर, ये उद्देश्य लेकर कि मेरी सरकारी नौकरी यदि लग गई तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और
सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं रिटायरमेंट आऊंगा तो मेरी जो बुढ़ापे का सारा एक पेंशन होगी उससे मैं और मेरा परिवार पल जाएगा। परंतु आज सरकार ने जिस प्रकार से ओपीएस को खत्म करके एनपीएस जो थोपा गया है, मैं उन कर्मचारियों और उनके परिवारों से भी कहना चाहता हूँ कि आज लोकतांत्रिक पर्व में वोट की चोट करने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से हमारे पूर्व सैनिक अभी 2 दिन पहले देहरादून में जनरल बीके सिंह जी को बुलाया था, भाजपा ने उनको बुलाया था और सैनिक प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम कराना चाहा और हमारे प्रदेश के पूर्व सैनिक जब वहां गए अपनी मांगों को लेकर, उनके साथ जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने धक्का मुक्की की, गाली गलौज किया, तो ये इस प्रदेश का अपमान, इस प्रदेश के पूर्व सैनिकों का अपमान हम नहीं सहेंगे, क्योंकि ये देश, ये प्रदेश इस सैनिकों के बल पर आज सुरक्षित है। और खासकर ये उत्तराखंड जिस प्रकार से जो सरकारें किसी की भी रही हो, जो सरकारें हमारे सेना के नाम पर राजनीति करती है, आज अगर उनको सम्मान देने की बात हो, 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, तो कहीं ना कहीं आज उनका अपमान कर रही है। आज हमारे साथी यहाँ पर पुलिस जो है वो भी हमारी बात सुन रहे हैं। रामी जी ने 2 साल पहले विधानसभा चुनाव से कुछ आचार संहिता लगने से पहले घोषणा की थी कि उनको 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा, परंतु आचार संहिता लगी, चुनाव जीता, पुलिस के बल पर वो चुनाव जीता गया, बैलेट पेपर के बल पर वो चुनाव जीता गया और आज क्या उनके हाथ में 4600 मिला। ऊपर से जब विरोध हुआ, जब पुलिस के परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग जब सड़कों पर उतरे, तो जिन लोगों ने विरोध किया, उन लोगों के जो बच्चे थे जो पुलिस में भर्ती थे, उन लोगों को वहां से उन्होंने इंस्टिगेट किया, उन लोगों को हटा दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, समस्याएं बहुत है। हमारे होमगार्ड जवान हैं, उनके लिए वादा किया गया था कि 365 दिन का रोजगार उन्हें मुहैया करवाया जाएगा, परंतु मिला नहीं, मिला और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक इनकी नीयत साफ नहीं हो जाती तब तक ये लोग काम नहीं करने वाले। आज इस उत्तराखंड प्रदेश में, इन शांत वादियों में, इस देवभूमि में जहाँ देवी देवताओं का वास है, जहाँ सुबह शाम देवी देवताओं को याद किया जाता है, अगर इस प्रदेश के अंदर बहन अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हो रहे हैं तो हमें शर्मसार हम इस प्रदेश को होना पड़ेगा। हमें ये शर्मसार होने वाली ये घटना है और सबसे ज्यादा शर्मसार होने वाली कब है, लोगों ने इसकी हत्या की, लोगों ने जिन लोगों का इस्तेमाल है और हमारी सरकार या हमारे अधिकारी, बड़े नेता उन लोगों को बचाने का काम करते हैं। आज भले ही वहां पर बहन अंकिता भंडारी थी, पर अगर इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन घटनाओं को रोका नहीं गया, कल के दिन हमारी बहन बेटियां हो सकती है। इसलिए आज जागने की जरूरत है। आज वास्तव में इस प्रदेश के भीतर जो विचार, इस प्रदेश के भीतर जो नए विचार है, उन विचारों को आगे लाने की जरूरत है। हमने देखा कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों में आकर बुलडोजर आए, बुलडोजरों ने क्या किया, एक तरफ से पूरी दुकानें, ढाबे और मकान उजाड़ के चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसके इशारों पर? क्या जिन लोगों ने मेहनत करके, उनके पूर्वजों ने 40-50 साल पूर्व कहीं पर ढाबा लगा दिया, कहीं पर दुकान लगा दी, आप लोगों ने 1 सेकंड में उसको धराशायी कर दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जो आप लोगों ने उसको गिराया है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अधिकार सबके लिए समान होने चाहिए। आप लोगों ने विधानसभा के अंदर एक अध्यादेश लाया कि जो शरणार्थी है, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको देहरादून की में मलिन बस्तियां बनाकर, नदी खालों में बसाकर उन लोगों को बसाया जा रहा है। उनके वोटर कार्ड बन रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। क्योंकि हम ये भी जान सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी ये प्यारी जनता है, जनता जनार्दन है, इस जनता ने तो बार बार मैसेज दिया है, बार बार उदाहरण सेट किए हैं कि हम जब पार्टी गलत व्यक्ति को टिकट देगी तब आप निर्दलीय को जिताने का काम करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार ये काम किया है। इसलिए उनका वो बेसमेंट वोट बैंक जिसको पूरा उन्होंने करना है, उनके लिए मकान भी अलॉट होंगे, उनके स्थायी निवास बनेंगे, उनके लिए राशन कार्ड बनेंगे। पर आप लोगों के लिए जो पुरखों ने, जो पूर्वजों ने कुछ बनाया था, उस पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, उनके लिए अध्यादेश ला रहे हैं कि नहीं, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। क्या हमारी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों ने इस प्रदेश को बचाया है, जिन लोगों ने इस प्रदेश को भी बनाया है,
मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैं 70% रोजगार की बात कर रहा था, आपके सबसे ज्यादा उदाहरण अगर दूं, सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ टिहरी डैम है। उस टिहरी डैम में जब हम लोगों ने आंकड़े जुटाए तो देखा गया कि उत्तराखंड को केवल और केवल 12% रॉयल्टी उसमें मिल रही है। अरे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में उस डैम के अंदर सैकड़ों गांव समा दिए हैं। इस प्रदेश में उस क्षेत्र से हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है, वहाँ की संस्कृति को समाप्त किया है, और उसके बाद हमारे लोगों को 12% रॉयल्टी। हम इस मांग को पुरजोर तरीके से सड़कों से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे कि इस टिहरी डैम पर और इस टिहरी डैम जैसी बड़ी परियोजनाओं पर उत्तराखंड सरकार को 50% हिस्सेदारी का स्वामित्व मिले। इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, और हमारा ये प्रदेश आर्थिक रूप से सक्षम होगा और एक बेहतर प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ेगा। नहीं तो आज इन लोगों ने देख लिया है कि जो ठेकेदार पहले होते थे, बी क्लास सी क्लास, छोटे छोटे ठेकेदार जो ईमानदारी से काम नहीं करते थे, जो गांव का पुस्ता लगाते थे, खड़ंजा बनाते थे, नहरें बनाते थे, आज उनका रोजगार हमारी सरकारों ने समाप्त करने का काम किया है। आज कोई बड़ी कंपनी बाहर से आ रही है और जो 10 टेंडर बनने थे उसका एक ही टेंडर बनाया जा रहा है। हमारे लोगों को उसमें भी वहां से अनफिट करके बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये रोजगार की लड़ाई है। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है, ये भी रोजगार है, और रोजगार स्वरोजगार भी रोजगार है, और उस स्वरोजगार के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। आप सब्सिडी 33% दे दीजिए, 50% दे दीजिए, पर सब्सिडी के बाद जब वहां पर वो कमीशन पर आते हैं, वही कमीशन उतनी ले जाता है कि आपकी सब्सिडी की भी भरपाई नहीं हो सकती है। क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है, फिर उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग अगर हमारे हाथों को मजबूत करेंगे, हमें आगे करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर दावों के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ से भ्रष्टाचारियों को खदेड़ कर बाहर भगाने का हम काम करेंगे। आज समय बहुत कम है, हमें अभी आगे भी जाना है, मेंढखाल जाना है, कमान जाना है, फिर रात को देहरादून जाना है, क्योंकि देहरादून में कल देहरादून से प्रकाश नगर तक एक विशाल बाइक रैली है। प्रकाश नगर में एक बड़ी जनसभा है जिसमें तो मैं कहना चाहता हूँ इस समय आप लोगों को कम दे पाया हूँ, पर क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, पर आप लोग इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि हम जनता के बीच जा रहे हैं। जो प्यार मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता एक इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह के रूप में हमें हीरा दिया है। अब उस हीरे को चमकाने का आपका काम है, आज उस हीरे को परिपूर्ण बनाने का आपका काम है। आज अपने बूथ अपने गांव पर मेहनत करने की जरूरत है, और अपने बूथ पर दौलतवार को प्रत्याशी मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने बूथ पर खुद को प्रत्याशी मानकर मेहनत करिए। मैं भी कहना चाहता हूँ कि 19 तारीख के 6 बजे तक जब तक ईवीएम बंद नहीं हो जाती, तब तक आप अपने बूथों पर मजबूती से खड़े रहिए और इस चुनाव को आंदोलन के रूप में देखकर इस उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने की बात करिए।